2020 में कोविड के बाद पहली बार ऐसा मौका आया भारतीय बाजारों में जब एक ऐसा करेक्शन, एक ऐसा मंदी का माहौल देखने को मिला जिसमें बाजार न सिर्फ अच्छी तरह से टूटे भी बल्कि काफ़ी लंबे समय तक कमज़ोर भी रहे। और कई सारे निवेशक इस तरह की कमज़ोरी में घबरा जाते हैं, चाहे वो फिर पुराने निवेशक हों या फिर 2020 के बाद बाज़ार में आने वाले नए निवेशकों की बड़ी संख्या। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप जानें, सीखें और समझें कि किस तरह से कमज़ोर बाज़ार में आप अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वापस जब कभी भी तेज़ी का मौका बने तो इस बढ़ते बाज़ार में वेल्थ कैसे बनानी है। और इसके लिए आपको चाहिए कुछ ऐसे बड़े एक्सपर्ट्स की राय जिन्होंने खुद अपने लिए, अपने निवेशकों के लिए बड़ी वेल्थ बनाई है और लंबा तजुर्बा, अनुभव इस बात का रखते हैं। आइए हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही वेल्थ क्रिएटर से। वो है सुनील सिंघानिया साहब, एबेकस एसेट मैनेजर एलएलपी के फाउंडर, और जानते हैं उनके अनुभव कि इस तरह के तेज़ी और मंदी के मार्केट में कैसे आप वेल्थ बचाएं और बनाएं भी। तो आइए स्वागत करते हैं सुनील सिंघानिया साहब का। वेल्थ क्रिएटर से मिलिए हमारी इस खास सीरीज में। आज है वो हमारे मेहमान। सुनील सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। हर बार यही कहते हैं कि धन्यवाद। दिस टाइम इट्स डिफरेंट, चाहे वो मामला तेज़ी का हो या मंदी का हो। तो आप बताएं कि इस बार क्या कुछ अलग आपको लगा है जो पिछली बार की गिरावट से अलग था, और इस बार क्या कुछ अलग हो सकता है जो पिछली बार की उछाल से अलग हो? अनिल जी, देखिए, अगर आप अगर पास्ट में जाएं और वो इंस्टेंसेस अगर आप रीप्ले करें जहां बाज़ार काफ़ी ज़ोर से गिरा था, मोस्टली वो बाज़ार है ना कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से गिरा था। जैसे कोविड हो गया या लेमैन ब्रदर्स हो गया या वैसे कोई इंस्टेंसेस से जिसके वजह से बाज़ार बहुत ज़ोर से गिरा था। आई थिंक दिस टाइम ऐसे कोई एक्सटर्नल बड़ा फैक्टर नहीं है। हाँ, बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी, बट इस बार जो बाज़ार गिरा है ना वो लार्जली इसके लिए गिरा है कि थोड़ा महंगा हो गया था। कोई शेयर में कुछ ज़्यादा ही महंगा हो गया था। एक थोड़ा सा है ना टूवर्ड्स एटलीस्ट FY24 के सेकेंड हाफ में थोड़ा फोमो हो गया था, और वो कोइंसाइड हो गया कि बहुत सालों बाद हमारे जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आ रहे थे वो डिसअपॉइंट करते रहे। थोड़ा जीडीपी में भी स्लो डाउन हुआ, मे बी इलेक्शन के वजह से, और थोड़ा एक्सटर्नल फैक्टर का भी उसमें योगदान था। आप टैरिफ पकड़ लीजिए या डॉलर का मूवमेंट पकड़ लीजिए या थोड़ा सा एक डर का माहौल पकड़ लीजिए। तो आई थिंक ये इसके लिए थोड़ा डिफरेंट है दैट इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ सम बिग एक्सटर्नल इवेंट। ये एक फंडामेंटल और छोटे छोटे न्यूज़ फ्लो को मिला के इस टाइम ये करेक्शन आया है, ना कि कोई एक बड़ा इवेंट जिसके वजह से बाजार इस टाइम इसी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा चला है। कभी भी कोई एक्सटर्नल इवेंट होता है ना तो एक्सटर्नल इवेंट पे जैसे ही डर खत्म होता है बाजार रिबाउंड कर लेता है। इस टाइम बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट है, इसके लिए बाजार धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा है। तो सुनील सर, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब एक्सटर्नल इवेंट हो और कोई न कोई कारण हो घटने का एक अच्छा सा, तब तो अपने मन को तसल्ली भी हम दे दें कि हाँ चलो भाई ये ख़राब हो रहा है इसलिए घट रहे हैं, बाहर वाले घट रहे हैं, हम घट रहे हैं, जो भी हो, इंटरनल फैक्टर हो या एक्सटर्नल फैक्टर हो। लेकिन जब बिना किसी खास वजह के घटे तो डर और ज़्यादा लगता है, और स्पेशली जब पिछले 4-5 साल में इस तरह का माहौल देखने की आदत बिल्कुल छूट गई हो, तो ऐसे माहौल में कैसे अपने आप को वो मजबूत रखें कि भाई बने रहें, डटे रहें, टिके रहें, ये बड़ी चीज़ है। ऐसे कैसे किया जाए? तो अनिल जी, एक तो बहुत क्लियर है, जो भी इक्विटी का इन्वेस्टर है उसको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि बाजार है ना, मैं हरदम कहता हूँ ये कार्डियोग्राम के जैसा है। ये ऊपर नीचे होगा बट स्लोप अपवर्ड ट्रेंडिंग है, विच इज़ व्हाट द रिटर्न इज़। और कार्डियोग्राम जब तक ऊपर नीचे तब तक हम जिंदा है। आई थिंक इक्विटी जो मार्केट है उसका भी जो आई वुड से द बेसिक्स है वो है कि ये ऊपर नीचे होगा ही होगा। सेकंड बहुत क्लियर है, आई थिंक अगर आपने डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट किया है तो ठीक है, 100 का 400 हुआ था, 400 का 350 हो गया है। ऑब्वियसली दुख होता है बाजार नीचे जाता है तो, लेकिन नथिंग टू फियर एज सच, आपका आ जाएगा फिर से भाव। हाँ, जो लोग सिर्फ लेट आए हैं और उन्होंने पहली बार ये ड्रॉ डाउन देखा है तो उनके लिए थोड़ी सी ये सीख होगी कि ना कोई भी भाव में आप ओवर कमिट मत करिए, नहीं तो देखना पड़ सकता है एटलीस्ट नियर टर्म के लिए। बट आई थिंक जो भी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है, मुझे नहीं लगता है कि उनको ज़्यादा एक
डर का माहौल लग रहा होगा। दुख तो होता ही है, देखो थोड़ा भी अगर अपने को पैसा लगता है इवन मार्क टू मार्केट के हिसाब से, बट आई थिंक मोटा मोटी जो सीजनड इन्वेस्टर है उसको पता है कि ये नीचे जाएगा तो आगे पीछे इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, प्रॉफिट भी आगे ग्रो होंगे, जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है एक्सटर्नल फैक्टर और टैरिफ के हिसाब से वो भी एक बार संभलेगा तो मार्केट्स विल कम बैक। और ये मार्च में ऑलरेडी दिखा दिया है उन्होंने, अगर आप देखिएगा जनवरी में बाजार गिरा, फरवरी में गिरा, मार्च में कम से कम जो फरवरी में गिरा था वो तो पूरा रिकवर हो गया। लार्ज कैप ने तो जनवरी का भी रिकवर कर दिया पूरा। तो ये एक फेज़ है, ये कि प्रोसेस है, आई थिंक ये संभल जाएगा। तो आई थिंक इन्वेस्टर हो तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल बेस्ड पे किया हुआ है। बिल्कुल, इन्वेस्टर हैं तो डरे घबराए ना, लेकिन डर लगता है आमतौर पर SIPs वगैरह करने वाले जो कहते हैं ना कि डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स है, जो समझते हैं कि भाई हमें हमेशा पैसा लगाना है। 44 लाख नई SIP आती, 55 लाख बंद हो जाती है, तो डर तो कहीं ना कहीं वहीं उन्हें भी लगता है। तो ऐसे में जो SIP इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सही स्ट्रेटेजी ऐसे मुश्किल समय में क्या है? देखो अनिल जी, हम सब है ना इंसान हैं और हमें भगवान ने काफ़ी पॉजिटिव बोलते हैं ना क्वालिटीज़ दी है, बट थोड़ी बहुत है ना आई वुड से नेगेटिव क्वालिटीज़ भी दी है, ईगो, जेलसी, फियर, ग्रीड। तो आई थिंक ये सब है ना उसी का एक समावेश है। हम ग्रीड के वजह से ओवर कमिट कर देते हैं और फिर ओवर कमिट होता है तो जब भी डर लगता है तभी गलत टाइम पे गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो आई थिंक अगर आपने SIP की हुई है और आपका क्लियर फोकस है, आपने कोई एक गोल बेस्ड SIP की है कि मुझे 10 साल बाद में ये कार्य के लिए मुझे पैसा चाहिए, 5 साल के लिए या 15 साल बाद मुझे ये कार्य के लिए पैसा चाहिए, आई थिंक आपको कोई SIP बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक इट विल बी अ वाइज डिसीजन, क्योंकि फिर वो तो आपने जो गलती की है उसको आप उल्टे का एग्रेवेट कर रहे हो। तो आई थिंक SIP का कंसेप्ट ही वही है कि बाजार ऊपर जाता है, नीचे जाता है, आपको हर लेवल पे आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, नेट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका रिटर्न डेफिनेटली इकोनॉमी जो ग्रोथ है उससे ज़्यादा ही बनेगा। हाँ, अभी ये आप कह सकते हो कि लास्ट 2-3 साल में ब्रॉडर मार्केट जो मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा ज़्यादा चला गया था, आई थिंक वहाँ इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि उनके जो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको कितनी रिस्क लेनी चाहिए। आई थिंक मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्मॉल कैप मिड कैप अच्छे हैं कि ख़राब हैं, मुझे तो लगता है बहुत अच्छे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वैल्यूएशन को देखते हुए लास्ट ईयर में उनमें एक थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन का माहौल हो गया था और रिटर्न इतने अच्छे थे कि जो भी इन्वेस्टर आते थे वो 100% स्मॉल और मिड कैप में ही पैसा लगाते थे। आई थिंक दैट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, यू हैव टू हैव अ बैलेंस पोर्टफोलियो। और वहाँ अगर आपको कुछ ठीक करना है तो जब भी आपको मौका मिले आपका एसेट एलोकेशन आप ठीक कर लीजिए, बट मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी रीज़न से SIP बंद करनी चाहिए। मेरा तो यही एडवाइस रहता है कि आप इक्विटी से या SIP से पैसा तब निकालिए जब आपको पैसे की ज़रूरत हो, अदरवाइज लेट इट बी देयर, वो ग्रो होते रहेगा। हमने देखा है लास्ट 10, 15, 20, 25 साल में कितनी बार ऐसे मौके आए हैं जैसे बाजार 10, 15, 20% गिरा है। कोविड के टाइम पे 35% गिर गया था, लेमन के टाइम पे 50-60% गिर गया था, बट उससे कहीं ज़्यादा वो फिर से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाता है। और SIP में और पैसा बढ़ाने का सबसे सही समय क्या समझते हैं आप? जब आपके पास पैसा हो तब बढ़ाइए। मुझे नहीं लगता है कि SIP में भी आपको टाइम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप 10,000 रुपये की SIP कर रहे हो और अभी आपकी इनकम बढ़ी है, आपके टैक्स कम हुए हैं और आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है, तो आप पूरा खर्चा मत करिए, थोड़ा खर्चा करिए, थोड़ा SIP बढ़ाइए। ठीक बात है, बिल्कुल। अच्छा, अब कोशिश हमेशा ये रहती है वो इम्पॉसिबल काम करने की जो हमसे हो नहीं पाता कि भाई हम टॉप में बेच देते हैं 26,000 नहीं तो चलो कोई बात नहीं, 25,000 में ही बेच देते हैं। अब नीचे में लेना भी है तो पहली चीज़ वो हो नहीं पाई, अब नीचे में लेने की कोशिश जो की जाती है वो कहाँ तक पॉसिबल है और क्या वाकई में कोई तरीका है कि हम गिरते हुए बाज़ार में अच्छे से बॉटम ढूंढ कर पैसा लगा लें? देखो अनिल जी, टॉप और बॉटम पकड़ना है ना हर बार इम्पॉसिबल है, और वो सिर्फ भगवान ही हर बार टॉप या बॉटम पकड़ सकता है। बाकी बढ़ते बाजार में लगता है कि और बढ़ेगा, गिरते बाजार में लगता है और गिरेगा। दैट इज़ व्हाट ह्यूमन इमोशंस आर ऑल अबाउट।
अगर आपको लग भी रहा था कि बाज़ार ओवर वैल्यूड है, तो आपको बहुत पहले लोगों ने तो एंड ऑफ 23 में बोल दिया था कि बाज़ार ओवर वैल्यूड है, बट बाज़ार वहाँ से भी बढ़ गया और अभी घटने के बाद में भी वो 23 के लेवल से तो ऊपर ही है। तो आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट है ये टॉप और बॉटम पकड़ना। दूसरा, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब भी हम बेचते हैं और लेते हैं तो बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक तो बेचते आपको टैक्स भरना पड़ता है, तो सपोज आपने 10 रुपये का शेयर 20 में बेच दिया, अभी वो जो 10 रुपया कमाया उस पर आपने 1.5 रुपया 15% टैक्स भर दिया। तो अगर बाजार 7-8-10% गिरेगा भी तो भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उतना तो आपका टैक्स में नुकसान हो गया। फिर एंट्री एग्जिट में ब्रोकरेज लगती है, एक्सचेंज के एसटीटी लगती है, इम्पैक्ट कॉस्ट आता है, आपने जो भाव में बेचा जो भाव में लेना है उसमें हरदम थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो आई थिंक ये सबको देखते हुए आई थिंक बहुत ही मुश्किल है टू डू दिस अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर। तो ट्रेडर में भी ये सब कर सकता है, बट ट्रेडर फिर सिर्फ इनकम कमाएगा, वेल्थ कमाने के लिए आपको इन्वेस्टर ही बनना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अनलेस आपका व्यू है कि नहीं बाजार 25-30% गिरने वाला है, ये 5-10% के लिए बेच के लेना ये बहुत ही मुश्किल काम है। बिल्कुल। और बात वही है कि 25-30% घटने वाला है, ये पता ही तब चलता है जब तक 10-15% ऑलरेडी घट चुका हो, और बढ़ने के बाद समझ में आता है कि बॉटम बन गया। लेकिन अगर समझो किसी ने मिस कर ही दिया है सुनील जी, तो अब क्या करें? क्या अभी भी देर नहीं हुई है पैसा लगाने के लिए, या मौके देगा बाजार? देखो, मेरा ये मानना है अनिल जी कि ये जो ऑब्वियसली मार्च का महीना अच्छा गया और सरप्राइजिंगली अच्छा गया, इंडेक्स लेवल पे 6-7% की तेज़ी आई, ब्रॉडर मार्केट्स में ज़्यादा तेज़ी आई, कोई कोई शेयर 20-25% भी बढ़े हैं, और थोड़ा सा एक उल्लास का माहौल फिर से दिख रहा है सिलेक्टिवली। लेकिन मैं आई विल स्टिक टू माई अर्लियर व्यू। मुझे नहीं लगता ये वी शेप्ड मार्केट है, ये डब्ल्यू शेप मार्केट होगा। ये 5-6% बढ़ेगा, 3-4% घटेगा। आई थिंक ये ऊपर नीचे का ही माहौल रहेगा, बिकॉज अभी भी अर्निंग ग्रोथ में इतनी क्लैरिटी नहीं है। मार्च का क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर से बेटर होगा, जो सितंबर क्वार्टर से बेटर था, बट सितंबर क्वार्टर में सिर्फ 3% अर्निंग ग्रोथ थी, दिसंबर के क्वार्टर में सिर्फ 5-6% अर्निंग ग्रोथ थी। मार्च में अभी जो माहौल लग रहा है उसके हिसाब से 10-11% अर्निंग ग्रोथ लग रही है, बट हम जिस क्वार्टर में 14-15% अर्निंग ग्रोथ पे आएंगे, वो मुझे लगता है दैट वुड बी द पॉइंट वेयर वी कैन कॉन्फिडेंटली से कि अभी मार्केट पूरी तरह से बॉटम हो गया। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक काफ़ी जो फैक्टर दूसरे थे, जैसे एक टैरिफ का डर था, आई थिंक टैरिफ का डर बहुत हद तक कम हो गया है। अगर आप देखिए अभी यूएस मार्केट गिरता भी है तो दूसरे मार्केट गिरते नहीं है। आई थिंक ये डीलिंक हो गया है, बिकॉज अभी लोगों को समझ में आ गया है कि ट्रंप जितना बात करता है उतना वो कर नहीं पाएगा। पहले था कि भाई फरवरी से ही 25% सब पे टैरिफ, फिर मार्च हो गया, फिर अप्रैल 2 का एक टाइम फ्रेम था। अभी जो रीसेंट कमेंट आए हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी नहीं, अप्रैल 2 में भी हम सिलेक्टिव टैरिफ लगाएंगे, बिकॉज उनको भी समझ में आ रहा है ना, अगर सब चीज़ पे टैरिफ लगा दिया तो सबसे बड़ा एटलीस्ट इन द नियर टर्म नुकसान होगा वो अमेरिकन इकोनॉमी को होगा, और अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। तो आई थिंक वो टैरिफ का थोड़ा सा एक डर कम हुआ है। डॉलर इंडेक्स जो बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग हो गया था वो अभी 103-104 पे आ गया है। रुपी 88 से 85-86 के बीच में आ गई है। आई थिंक यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर सब अच्छे हैं। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स कुड हैव नेवर बीन बेटर। हमारे जो नए आरबीआई गवर्नर हैं वो लास्ट 2 महीने में इतना उन्होंने लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ किया है सिस्टम में, उससे भी एक थोड़ा सा एक राहत मिली है। थोड़ा ग्रोथ की आशा है कि अप्रैल महीने से ग्रोथ विल बी बैक। एक इंटरेस्ट रेट कट हो चुका है अप्रैल में, दूसरे इंटरेस्ट रेट कट की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है। नया जो सेबी चेयरमैन आया है उसने रिसेंटली काफ़ी चीज़ों में रिलैक्सेशन किया है। तो आई थिंक रेगुलेटरी साइड से भी थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव ये है। आई थिंक ग्लोबल तरफ से भी पॉजिटिव माहौल है। इकोनॉमी ग्रोथ 6.5-7% मार्च में दिख रही है कि होनी चाहिए। तो आई थिंक द ओनली थिंग वी नीड नाउ इज़ कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी टू कम बैक। शेयर अभी भी बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं हुए हैं, तो आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से एक मॉडरेट और रीजनेबल रखने पड़ेंगे। बट 10 में से 8 फैक्टर अभी है ना जो कंसर्न थे वो काफ़ी कम हो चुके हैं। बिल्कुल। और आपने बहुत सही बात कही कि एक ही चीज़ और बची है, वो है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी। अगर इस तिमाही के नतीजे ठीक आ जाए तो बढ़िया, लेकिन एक चीज़ जिससे डर भी लगता है, जिससे कॉन्फिडेंस भी आता है, वो है एफआईआईज़ के आंकड़े। थोड़े सुधरे हैं,
लेकिन क्या लगता है आपको, भरोसा किया जाए या अभी एफआईज पूरी तरह से भारतीय बाजारों पर मूड बनाएंगे, लौटेंगे, इसमें वक्त लगेगा? बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप अगर थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर देखिए ना, हाँ इंडिया महंगा हो गया था, बहुत क्लियर है आई थिंक। और देखो हम भी इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करते हैं, टाइम टू टाइम कोई ना कोई शेयर में वो भी प्रॉफिट बुक करते हैं, हम भी प्रॉफिट बुक करते हैं। आई थिंक फ्रॉम अ फॉरेन इन्वेस्टर परस्पेक्टिव इंडिया इज़ लाइक अ स्टॉक। तो उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट बुक करके जो दूसरे सस्ते मार्केट थे जैसे चाइना है और सम अदर मार्केट, वहाँ इन्वेस्ट किया। लेकिन अभी आप ग्लोबली आप पिक्चर देखिए तो हाँ, चाइना ने लास्ट 3-4 महीने में बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसके पहले 10 साल ज़ीरो रिटर्न था। तो आई थिंक वो भी देखना चाहिए। दूसरा, जब यूएस में पहली बार ये टैरिफ का जो एक ट्रम्पेट ने बजाया, उसके रहते हुए बहुत सारा पैसा यूएस मार्केट में ही चला गया। तो अनिल जी, थोड़ा सा आपको आंकड़ा देता हूँ। यूएस इज़ 4% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 65% ऑफ द वर्ल्ड्स मार्केट कैप एंड 50% ऑफ द वर्ल्ड्स डेट। अभी इतना पैसा यूएस में गया है, अगर वहाँ से सपोज 5% भी यूएस से बाहर निकलता है, दैट इज़ $3.5 ट्रिलियन। और उसमें से अगर 5% भी इंडिया आता है तो $175 बिलियन होता है। तो थोड़ा है ना, कभी कभी हमको जब हम नेगेटिव या थोड़े से कंसर्न वाले टॉपिक के बारे में सोचते हैं ना, हमको ये भी सोचना चाहिए अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। आई थिंक द मोमेंट इंडिया स्टार्ट्स टू ग्रो एट 7%, और ऐसी कोई कंट्री नहीं है दुनिया में जो 7%, बड़ी कंट्री जो 7% या ऊपर ग्रो हो सकती है, सिर्फ इंडिया है। इवन चाइना जितना भी स्टिमुलस कर दे, 5-5.5% से ऊपर ग्रो नहीं कर पाएगी। तो आई थिंक अगर इंडिया 7% ग्रो करना शुरू कर दे और कॉर्पोरेट प्रॉफिट फिर से 15% के आ जाए, तो देर इज़ नो रीज़न वो फॉरेनर नहीं आएंगे। वो उनको भी तो कमाना है ना पैसा। अभी वो नियर टर्म में आएंगे कि 2-3 महीने बाद आएंगे कि 6 महीने बाद आएंगे, वो पता नहीं। लेकिन अगर आप देखिए ऑलरेडी 4-5 दिन से फॉरेनर पॉजिटिव हो गए हैं। अब दूसरी साइड देखिए, एक हॉस्पिटल चेन 100% गॉट एक्वायर्ड बाय फॉरेनर्स। अभी एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी में एक बड़े फंड ने $1 बिलियन का कमिटमेंट किया है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा आ नहीं रहा है। हाँ, मनी जो हमको रोज फ्लो दिख रहे हैं उसमें नहीं दिख रहा था, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स है या जो बड़े इन्वेस्टमेंट है या जो कंपनी को एक्वायर करने के इन्वेस्टमेंट है, उसमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट है फॉरेनर का, और वो कम नहीं होने वाला है। बिकॉज जैसे कहा, ये 4 ट्रिलियन से 7-8 ट्रिलियन डॉलर जाने वाली एक लार्ज इकोनॉमी 6-7 साल में सिर्फ इंडिया ही है। तो आगे पीछे आएंगे ही आएंगे। ठीक बात है। तो ये तो बात सही है कि बड़ी इकोनॉमी तो फॉरेनर्स भी आगे पीछे आएंगे, लेकिन अब इस वक्त नया पैसा लगाने वाले जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो किस तरह से बाज़ार को अप्रोच करें? क्योंकि एक बात चर्चा ये भी होती है कि लार्ज कैप में लगाएं हैं, आमतौर पर मिड कैप स्मॉल कैप उन्हें पसंद आते हैं। एक किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? देखो, इन्वेस्टमेंट में है ना, 2 चीज़ होती है। एक तो आपको क्या पसंद है और दूसरा आपके लिए क्या अच्छा है। बहुत बार हमको जो पसंद होता है ना, वो अच्छा नहीं होता है। अभी आप जंक फूड खाओगे, पसंद तो बहुत है लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बट यू हैव टू हैव अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। आप रोज ही एकदम बिना मसाले वाला खाना खाओगे तो फिर खाने से ही आपका मन भर जाएगा। तो आई थिंक फॉर अ इन्वेस्टर ना, आपको आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सब एसेट क्लास और इवन विद इन इक्विटी सब टाइप के मार्केट कैप में आपका निवेश होना चाहिए। लार्ज कैप 100% होना चाहिए, वो आपको स्टेबिलिटी देता है पोर्टफोलियो को। मिड और स्मॉल कैप बहुत नेसेसरी है बढ़ती हुई इकोनॉमी लाइक इंडिया के लिए, क्योंकि अगर आपका अल्फा बनना है वो वहाँ से बनेगा। लेकिन आप 100% मिड और स्मॉल कैप में डाल दोगे तो जैसे जनवरी फरवरी में आपने देखा 15-20% का ड्रॉ डाउन हो गया, वो आपको फिर थोड़ा सा एक गलत डिसीजन के लिए आपको एनकरेज कर देगा। तो आप थोड़ा सा बांटिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। दोनों में अपनी अपनी एक बोलते हैं ना एडवांटेज है। लार्ज कैप आपको स्टेबिलिटी देगा और मिड और स्मॉल कैप आपको अल्फा देगा। तो हम हरदम कहते हैं कि लार्ज कैप इज़ लाइक एन एलिफेंट, धीरे धीरे चलेगा लेकिन उसको ज़्यादा गिरना बहुत मुश्किल है। और मिड और स्मॉल कैप चीता है, या हम बोलते हैं हमारा जो मैस्केट है, स्क्विरल है, जो बहुत फास्ट भागेगा, लेकिन ऑब्वियसली टाइम टू टाइम वो थोड़ा वॉलेटाइल भी रहेगा। और सुनील जी, आखिरी सवाल, जब हर बार कहते हैं कि तेज़ी के लीडर नए बनते हैं, इस बार जब भी मजबूती बनेगी, तेज़ी बनेगी, लीडरशिप कहाँ से आएगी? देखो अनिल जी, क्या है ना, हमने देखा है
हरदम जो लगता है ना बहुत लीडर है वो हो सकता है कि इक्विटी में रिटर्न नहीं दे। अभी मैं आज ही पढ़ रहा था कि किसी ने बोला है कि अभी जो डेटा सेंटर है उसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हो सकता है कि इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो आई थिंक बहुत बार ये जो एग्जॉटिक लुकिंग और साउंडिंग सेक्टर्स होते हैं ना, जिसमें बहुत पैसा आ जाता है, उसमें हो सकता है कि रिटर्न नहीं बने। तो आई थिंक हम तो वही बेसिक करते हैं कि जहाँ आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिखे वो ही नई ट्रेंड है। अभी हमको लग रहा है कि एनबीएफसी और बैंक में प्रॉफिट ग्रोथ इज़ लिटिल बिट मोर विजिबल। जैसे मैंने कहा लिक्विडिटी अच्छी है, आरबीआई गवर्नर थोड़े से प्रोएक्टिव है, आज भी उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग का क्राइटेरिया थोड़ा रिलैक्स किया है, तो दैट इज़ गुड सेक्टर। आई कंटिन्यू टू बिलीव फार्मा केमिकल में एक सिलेक्टिव मोड में आपको देखना चाहिए। मेटल्स जो दो अ स्मॉल सेक्टर लुक्स गुड, क्योंकि अगर चाइना इज़ ऑल्सो स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी तो वहाँ पे एक थोड़ा सा एक माहौल बनता है। और इंडिया में कैपिटल गुड्स और इंफ्रा हरदम एवरग्रीन रहेंगे। ओनली थिंग इज़ वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे, अभी थोड़े कम हुए हैं, लेकिन कभी भी जैसे मैंने कहा है डब्ल्यू शेप रिकवरी में आपको एक नीचे का एक फेज़ मिल जाए तो दैट कैन अगेन बी वेरी गुड सेक्टर। अभी सब बोल रहे थे आईटी ख़राब है, लेकिन आप देखिए फिर से थोड़ा थोड़ा उसमें रुझान आने लग गया। तो आई थिंक कभी कभी है ना जो सेक्टर अच्छे लगते हैं वो हो सकता है स्टॉक प्राइस विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट। तो जस्ट फोकस ऑन कंपनीज जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ में ज़्यादा विजिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो जहाँ कंपनियों की कमाई ज़्यादा आपको साफ नज़र आए और फंडामेंटल्स बेहतर हो, वैल्यूशंस आकर्षक हो, वहाँ पैसा लगाएं। ये है राय सुनील जी के। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर आपका समय देने के लिए और वेल्थ क्रिएटर से मिली हमारी इस खास सीरीज में अपने अनुभव और साथ ही बाजार के आगे के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस खास शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।